कार्य कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेद गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर। सर का यूजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से है, साथ ही साथ सर पीजी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से है। सर का टीचिंग एक्सपीरियंस अबाउट 20 इयर्स का है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर जो है विश्व आयुर्वेद परिषद राजस्थान ब्रांच के प्रेसिडेंट हैं, और लगभग ये वाला कार्यक्रम भी सर के मार्गदर्शन में ही पूरित हो रहा है। सर का आज का जो हमारा व्याख्यान का टॉपिक है वो है बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदिक क्रियाशारी। So over to you, Dr. Kishori sir, for your lecture. Thank you, Dr. दीक्षा जी। सबसे पहले हमारे इस टीम के संकल्प 2021 के जो एक्टिवली रूप से तन मन धन के साथ में इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं डॉक्टर महेश जी, डॉक्टर कमलेश जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, डॉक्टर राजीव जी, पुनीत जी, पूनम जी, और आज का संचालन कर रहे डॉक्टर दीक्षा जी, मैं आप सभी पूरी इकाई का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि आपने विद्यार्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए पूरा समय आप लोग इसकी योजना बनाने में और सत्रों के चलाने में पूरा सहयोग आप लोग कर रहे हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं विद्यार्थियों का कि पूरा समय दे करके और जितना अधिकतम हो सकता है उतना इसका उपयोग करने का सोच रहे हैं विद्यार्थी, तो मैं विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। साथ में जो रिसोर्स पर्सन कुछ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हृदय से आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सीधा मैं आज के मुख्य बात पर आता हूं। जो शरीर क्रिया विषय का जो फर्स्ट पेपर है उसमें 2 पोर्शन है, आधा आयुर्वेद पोर्शन है, आधा मॉडर्न पोर्शन है। तो मॉडर्न पोर्शन तो आप लोग अभी देख ही रहे हैं। आज जो भी बात हम करने जा रहे हैं वो सारी बात प्रैक्टिकली बात हम करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे का आपका समय है, उस 1 घंटे के समय में आप बोर नहीं हो। 100% मैं उसका पूरा प्रयास करूंगा आपको। इसमें अभी जो 1 घंटे का जो समय हमारे पास रहने वाला है उसमें 15 मिनट अभी पूरा ओवरऑल जो सिलेबस है उसमें आप कैसे स्टडी करें, कैसे आप उसकी योजना बनाएं, क्या क्या मुख्य टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके बारे में आप कैसे योजना बना करके आप पढ़ाई करें, उसके बारे में 15 मिनट के लिए बात करूंगा। फिर 45 मिनट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करने जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों के जो प्रश्न पत्र का तरीका परीक्षा में आता है उसमें छोटे प्रश्न भी आप लोगों के आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं, 5 नंबर के भी आते हैं, 10 नंबर के भी आते हैं, और कई जगह जैसे हरियाणा वगैरह का जो पैटर्न है उसमें 15 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। ऐसा पेपर्स हम देखते रहते हैं, ऐसी जानकारी है। एक महत्वपूर्ण जो विषय आता है आयुर्वेद पोर्शन में, श्लोक का जो विषय आता है उसके बारे में मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को कि विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हमको श्लोक याद नहीं होते हैं। हम साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, श्लोक याद करने में हमको कठिनाई होती है। निश्चित रूप से कुछ कठिनाई होती होगी, लेकिन जब हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं और हम रुचि लेते हैं तो हम बहुत अच्छे एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं। कई बार हम ऐसे करते हैं कि जब परीक्षा चालू होने वाली होती है उसके 1 महीने पहले हम श्लोक याद करना चालू करते हैं। उस समय कोई श्लोक आपको याद नहीं होंगे। परीक्षा के 1 से 2 महीने पहले कोई भी श्लोक आपको याद नहीं होंगे। ये बात आप दिमाग में से निकाल दीजिए। आप उस समय जब आपको श्लोक याद नहीं होंगे तो आप अनावश्यक तनाव में आएंगे। इससे अच्छा है कि हमारे पास अभी समय है, चाहे हम 1 हफ्ते के एक विषय के चाहे हम 1-2 श्लोक ही हम याद करें। उसका याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको श्लोक याद करने हैं। दूसरा, श्लोक तो बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से श्लोक हमको याद करने हैं ये भी हमको तय करना होगा। तो जहाँ तक क्रिया शारीरिक विषय की बात है, मैं आपको बताऊंगा कि ये श्लोक आपको याद करना है। श्लोक याद करने का तरीका भी आपको बताऊंगा मैं आगे आने वाले समय में, अगर कोई क्लास अपनी होगी तो उसमें बताऊंगा। और 10 से 15 मिनट में आपको कम से कम भी 10 श्लोक में याद करके आपको बताऊंगा कि आपको 10 श्लोक आपको याद हो गए। केवल आधे घंटे के समय में आपको 10 श्लोक याद हो गए। तो टॉपिक वाइज हम 1-1, 2-2 श्लोक हमारे पास में ऐसा कोर्स रखें जिससे हम जब भी एग्जाम हमारी हो उसमें हम प्रेजेंट कर सकें। दूसरा पक्ष आता है कि हमको तो श्लोक याद होते ही नहीं है सर, बिल्कुल ही याद नहीं होते हैं। निश्चित रूप से ऐसा भी हो सकता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। जब हम प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है। लेकिन कुछ विद्यार्थी की कॉपी हम देखते हैं
तो उसमें एक भी श्लोक लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो कई बार स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए उसने बहुत मेहनत करके जो श्लोक था उसकी हिंदी कन्वर्ट करके उसने उसका उत्तर दिया है, उसको जो मार्क्स मिलने हैं वो 50% ही उसको मार्क्स मिलेंगे, 60% तक उसको मार्क्स मिलेंगे। बाकी अगर वो चाहे कि 80 प्लस 90 प्लस उसका स्कोर हो तो वो संभव नहीं होगा। पास हो सकता है विद्यार्थी, लेकिन अगर वहाँ पर श्लोक लिखेगा तो उसके नंबर उसके और अच्छे तरीके से उसको मिलेंगे विद्यार्थियों को, तो ये दिमाग में रखें। दूसरी बात, हम श्लोक याद कर लेते हैं, संस्कृत का श्लोक है वो स्थायी रूप से हमारे दिमाग में रहता है। हिंदी का जो कोटेशन होता है वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं कि जैसे वात के गुण परीक्षा में पूछे, 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा के अंदर आया, वात के गुण बताइए। तो आपने लिखा तत्र रुक्षो लघु सीता खरो सूक्ष्मश्चलो अनिलः विपरीत गुणे द्रव्ये मारुतः आशु प्रशाम्यते। श्लोक याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम आपको बताएंगे जब समय मिलेगा। तो आपने रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, खर, विशद, इस प्रकार से अगर आपको श्लोक याद है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खरा, आपने लिख दिया पूरा ऐसे कैसे, और आपको परमानेंट आपकी स्मृति में वह श्लोक रहेगा आगे तक की। जब आप एमडी करेंगे तब भी आपकी स्मृति में वो श्लोक बना रहेगा। अब जब आपने वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण आपने याद कर लिए, तो जब हम कॉपी चेक करते हैं विद्यार्थियों की, तो जो लोग हिंदी लिखते हैं तो हम उनकी कॉपी देखते हैं, 2 प्रॉपर्टी वात की लिखेंगे, 2 प्रॉपर्टी कफ की लिखेंगे, 2 प्रॉपर्टी पित्त की लिखेंगे, ऐसे मिला करके वो लोग लिखते हैं, क्योंकि उनकी दिमाग में वो प्रॉपर्टी वात की, पित्त की, कफ की है, वो दिमाग में उनकी बैठी नहीं। अब 2 गुण, 2 प्रॉपर्टी वात की उठाएंगे, 2 कफ की उठाएंगे, 2 पित्त की उठाएंगे, ऐसे करके वो लिखेंगे। तो हिंदी याद करना बहुत क्लिष्ट होता है, इसलिए आप प्रयास करें कि श्लोक आपको याद हो। अब मैं विषय पे आ रहा हूँ। मेरे जो आयुर्वेद का पोर्शन है उसमें सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ क्रिया शरीफ दिए हुए हैं, जिसकी बात अभी हम करने जाएंगे, हम वापस आएंगे उस विषय पे। उसके बाद में अगली जो कड़ी चालू होती है वो होती है कि वात, पित्त और कफ, 3 भागों में दोषों का डिवाइडेशन किया हुआ है कि वात विवेचन, पित्त विवेचन और कफ विवेचन। उसको हमको किस रूप में पढ़ना है कि जो एक पूरी तैयारी हम कैसे कर पाए कि जैसे वात शब्द है, उसकी व्युत्पत्ति क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है, उसके स्थान क्या है, उस वात की प्रॉपर्टी क्या है, उस वात के फंक्शन बॉडी में क्या है, उस वात के कितने प्रकार का वात होता है, और अलग अलग टाइप्स का जो वात है, जैसे प्राण वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है, अपान वायु है, उन सब के अलग अलग स्थान बताए गए हैं। जैसे वात का स्थान शरीर के अधोभाग में बताया है, पित्त का स्थान शरीर के मध्य भाग में बताया है, और कफ का स्थान जो बताया है वो शरीर के ऊर्ध्व भाग में बताया गया है। यह तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन इसके अलावा जो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं कि वात के 5 टाइप्स, पित्त के 5 टाइप्स, कफ के 5 टाइप्स, उनके सबके अलग अलग भेद बताए हैं और उनका सबका अलग अलग स्थान बताया है, और उनके सबके अलग अलग कर्म बताए गए हैं कि प्राणवायु शरीर में कहाँ रहता है और वो बॉडी में क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है। तो ये एक पूरी योजना आपको बनानी होगी कि वो आपकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, स्थान, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, टाइप्स के कर्म क्या क्या है, उसी प्रकार से पित्त की और उसी प्रकार से कफ की। तो ये डिटेल क्वेश्चन हो गया। जो हमारा 10 नंबर का प्रश्न आने वाला होता है, वात के बारे में पूरा पूछा जा सकता है, पित्त के बारे में पूरा पूछा जा सकता है, कफ के बारे में पूरा पूछा जा सकता है। इसी में से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे पित्त के गुण क्या हैं, 2 नंबर का प्रश्न। पित्त के कर्म क्या हैं, 2 नंबर का प्रश्न। तो एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये 3 बिंदु हो गए हमारे, जो बड़े प्रश्न भी बनते हैं और इसी में से छोटे प्रश्नों का निर्माण भी होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक बड़ा प्रश्न आता है, दोषों के क्षय वृद्धि के लक्षण। वात क्षय के लक्षण,
पित्त क्षय के लक्षण, कफ क्षय के लक्षण, वात वृद्धि के लक्षण, पित्त वृद्धि के लक्षण, कफ वृद्धि के लक्षण। तो हम जानते हैं कि दोषों की 3 स्थितियां बताई गई है, आप लोगों ने अभी दोबारा भी हम बात करेंगे। सम स्थिति जो शरीर के लिए आरोग्य की स्थिति है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है। दोषों की जो प्रमाण है वो सामान्य से अधिक हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसको वृद्ध अवस्था कहते हैं, वृद्धि अवस्था कहते हैं दोषों की। और तीसरी अवस्था होती है क्षय अवस्था। दोषों का जो प्रमाण है शरीर में वह सामान्य से कम हो जाना, वह उसकी क्षय अवस्था कहलाती है। तो 3 प्रकार की दोषों की गति होती है, क्षय, स्थान और वृद्धि, 3 प्रकार की गति होती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, दोषों के क्षय वृद्धि के लक्षण, बॉडी में क्या क्या पैथोलॉजी उत्पन्न होती है, वात जब क्षय हो जाता है तो क्या लक्षण होते हैं, पित्त क्षय पे क्या होते हैं। इसमें एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे देना चाहूंगा कि जो उनकी प्रॉपर्टी और जो उनके फंक्शन है दोषों के, अगर वृद्धि होगी तो उनकी प्रॉपर्टी और उनके फंक्शन शरीर में बढ़ जाएंगे, और दूसरा अगर उनका क्षय होगा, शरीर में उनका प्रमाण है वो सामान्य से बिलो होगा, तो क्या होगा, उनके प्रॉपर्टी और उनके फंक्शंस में शरीर में कमी आ जाएगी। एक उदाहरण दूंगा यहाँ पे, जैसे वात का कार्य है चलना, गति करना, तो वृद्धि होगी तो चल गुण अधिक हो जाएगा वात का, और अगर कमी होगी तो वात का जो चल प्रॉपर्टी है शरीर में उसकी कमी आ जाएगी। एक उदाहरण आपको दिया मैंने। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न हुआ दोषों के क्षय वृद्धि के लक्षण। तीसरी हम बात करेंगे क्रियाकाल की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रियाकाल, षट क्रियाकाल भी नाम दिया गया है। ये एक प्रकार से पैथोलॉजी है जहां से रोग उत्पन्न होने की प्राइमरी स्टेज से लेकर के अंत में जाकर के जो कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं उनकी स्थिति बताई गई है षट क्रियाकाल के अंतर्गत। ये पूरी पैथोलॉजी होती है, इसको हमें पूरी एटियोलॉजी कह दें, और दूसरे शब्दों में आपको मैं यूं कह दूं कि रोग परीक्षा। हम जो रोग है, डिजीज हमारे सामने है, उसकी एग्जामिनेशन हम कैसे करेंगे। उदाहरण के लिए सबसे पहले कोई भी रोग है वो कैसे उत्पन्न हुआ, उसका कारण क्या है उत्पन्न होने का, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी स्टेज वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है, और धीरे धीरे चिकित्सा करने का अवसर एक चिकित्सक को मिलता है, और अंत में एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर शरीर में कॉम्प्लिकेशन आना प्रारंभ हो जाते हैं, और हमारे यहाँ पर उसका नाम दिया गया है असाध्य स्थिति। तो यह स्थिति षट क्रियाकाल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें मिलती है। वो 10 नंबर का प्रश्न बनता है, उसमें भी छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। उदाहरण के लिए आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले षट क्रियाकाल में जो स्थिति होती है संचय अवस्था, संचय अवस्था में दोषों के क्या लक्षण होते हैं, 2 नंबर का प्रश्न बना। और पूरा षट क्रियाकाल अगर पूछ लिया तो बड़ा प्रश्न बन गया 10 से 15 नंबर का। ये सिलेबस का एक टॉपिक हुआ। उसके बाद में अगला बिंदु आता है प्रकृति की बात आती है कि हर व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, हम देखते हैं, और वह अपरिवर्तनीय होते हैं, और व्यवहार में हम यूं भी कहते हैं कि इस व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदल सकते है, वह उसकी प्रकृति है। उसी प्रकार से एक चीज बताई मैंने रोग की परीक्षा, और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है रोगी की परीक्षा। जैसे रोगी को देखना, उससे प्रश्न पूछना, दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेतात रोगिणम, 3 प्रकार की मुख्य बताइए आपने पढ़ेंगे अष्टांग संग्रह में। उसके अलावा चरक ने जो 10वीं परीक्षा बताई गई है रोगी की परीक्षा, उसमें सबसे पहले जो बताया है वो बताया प्रकृति परीक्षा। रोगी की प्रकृति को जान करके उसको औषधि देना, ये हमारा जो साइंस है उसमें कंसेप्ट है। आप जानते हैं कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। जैसे मैं मेरे लिए आपको बता दूं, मेरी प्रकृति के लिए बता दूं, मुझे एसी सहन नहीं होता है, मुझे कूलर बिल्कुल सहन नहीं होता है, मैं केवल पंखे में काम चला सकता हूँ। लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको एसी भी चाहिए, उनको कूलर भी चाहिए, तो ये उसकी प्रकृति है।
उसी के अनुसार आयुर्वेद में दवाइयों का प्रावधान है कि इस व्यक्ति की अगर कफ प्रकृति है तो इसको ये दवाई दी जानी चाहिए, वात प्रकृति है तो उसको ये दवा दी जानी चाहिए, अगर इसको पित्त प्रकृति है, इसको बहुत अधिक गुस्सा आता है तो उसको ये दवा देनी चाहिए। ये अगर योजना बना करके हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी चिकित्सा होती है वो लाभकारी होती है। तो ये बात हुई प्रकृति की परीक्षा। और प्रकृति दो प्रकार की, शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति, टेम्परामेंट जिसको हम कहते हैं। तो ये पूरा प्रश्न प्रकृति के ऊपर बनता है। उसमें भी छोटे प्रश्न की हम बात करें तो पूछ लिया जाता है कि वात प्रकृति व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, पित्त प्रकृति के क्या लक्षण हैं, कफ प्रकृति के क्या लक्षण हैं। तो बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं, उनको हम याद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये प्रश्न प्रकृति का बना। उसके बाद में इसकी चिकित्सा में क्या इंपॉर्टेंस है प्रकृति की, तो जो अभी मैंने बात की आपको कि उसी के अनुसार औषधि का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो कंसेप्ट है आहार, और आज का जो परिवेश है इम्यूनिटी के बारे में हम बात करते हैं बार बार में। आहार विहार दोनों कंसेप्ट ऐसे हैं जो हमारी साइंस के पास में है या मॉडर्न साइंस के पास में नहीं है। व्यक्ति अपनी प्रकृति को जान करके आहार का ग्रहण करे। रोगी की प्रकृति कौन सी है उसको देखते हुए उसको आहार की योजना उसको बताना। और दूसरा इसके साथ में शब्द का प्रयोग होता है विहार, बार बार शब्द आएगा, आप समझेंगे विहार क्या होता है। तो आहार तो वो है एक योजना बनाना कि हर व्यक्ति के लिए नेचर के अकॉर्डिंग आहार की योजना बनाना। अगर उसकी मेडिसिन चल रही है तो भी आहार की, प्रॉपर डाइट की, हितकर आहार की आवश्यकता उस व्यक्ति के लिए रहती है, और स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी रहती है और रोगी व्यक्ति के लिए भी रहती है। दोनों के लिए महत्वपूर्ण है हितकर आहार का सेवन करना, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्योंकि आहार के लिए कहा गया कि आहार संभवम वस्तु और रोगाश्च आहार संभव है। जो आहार है उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और उसी के साथ साथ में रोग उत्पन्न भी उस आहार से ही होते हैं। गलत खान पान से ही रोग उत्पन्न होते हैं। तो मैंने दो शब्दों का प्रयोग किया, आहार और विहार। ये सब टर्मिनोलॉजी हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एक एक चीजों के बारे में हम जान जाएं कि आयुर्वेद के कंसेप्ट ये हैं, इसके बारे में हमको बार बार ये शब्द आएंगे, इसलिए हम भ्रमित नहीं हो। दूसरा शब्द हुआ विहार। विहार शब्द वो है आचरण। सुबह प्रातःकालीन उठने से लेकर के रात्रि में जब तक हम सोते हैं हम क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, एक शब्द में मैं कहूँ आचरण, वो विहार कहलाता है। सुबह उठना, भोजन कब करना, कब सोना, क्या हमारा डेली की दिनचर्या है, विहार शब्द। और आज की अगर मैं बात करूं, कोविड की बात करूं, तो जो एक शब्द प्रयोग किया गया है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो भी एक प्रकार से आचरण में ही आता है, वो भी विहार में ही आता है। आहार विहार की मैंने बात की, और बहुत बड़ा चैप्टर हमारे पास में है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हमारे पास में आहार के हैं। केवल नाम से आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में वो सब चीजें बैठ जाए एक बार। आहार कितने प्रकार का होता है, आहार की क्या परिभाषा है। दूसरा रूल्स ऑफ डाइजेशन, जिसको आयुर्वेद में अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का नाम दिया गया है। डायरी पेन आप रखें, निश्चित रूप से जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो आपको आने वाले समय में बहुत लाभकारी होंगे। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, रूल्स ऑफ डाइजेशन, ये पूरा चैप्टर है, एक पूरी क्लास उसकी अलग से होगी। जैसे प्रकृति, व्यक्ति की प्रकृति क्या है, कौन सा आहार लेना चाहिए, आहार गुरु होता है, लघु होता है, मेरी प्रकृति कैसी है, मुझे उड़द की दाल चाहिए, मुझे मूंग की दाल चाहिए, मेरे लिए कौन सी उपयोगी होगी। तो ये है रूल्स ऑफ डाइजेशन, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। इसके बाद में दूसरी पैरेलल दूसरी बात है आहार विधि विधान। आप लोग नोट कर लीजिए, सिलेबस के पॉइंट हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आहार विधि विधान, डाइटरी रूल्स जिसको कहते हैं, उष्ण मसनियात, उष्ण भोजन करना चाहिए, और
कोविड में भी हम देख लें कि मॉडर्न साइंस भी कहता है कि ठंडा भोजन, फ्रिज का भोजन हमको नहीं करना चाहिए। उष्णम अस्नियात, स्निग्धम अस्नियात, स्निग्ध भोजन करना चाहिए। रूखा भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर भी एक सिस्टम है। ईश्वर ने हमको एक पूरा शरीर वो सिस्टम से बना हुआ है, इसलिए कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जो स्नेह द्रव्य है, घी, तेल, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बहुत आवश्यकता होती है, जितना हम पचा सकें। उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, बहुत हँस करके नहीं करना चाहिए, अच्छी जगह बैठ के भोजन करना चाहिए। तो ये शब्द आता है आहार विधि-विधान के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एक इसी में महत्वपूर्ण बात आती है, हम कई बार परीक्षा में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये टॉपिक मिलते-जुलते हैं लेकिन हैं अलग सारे। मैंने बात की अष्टाहार विधि विशेष आयतन, दूसरी बात की मैंने आहार विधि विधान की, उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव, जिसको मॉडर्न साइंस में अगर हम कहें डाइजेस्टिव एजेंट्स। आयुर्वेद में ऐसे कौन-कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एजेंट्स हैं, जो आहार पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो 6 प्रकार के हैं, ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और संयोग। तो 6 प्रकार के आहार परिणाम प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करें। ये बड़े प्रश्न बनते हैं और निश्चित रूप से उपयोगी भी हैं, परीक्षा उपयोगी भी हैं और जीवन में अपनाने के लिए भी हैं। इसके बाद में बात आती है आहार पाक, आहार पाचन, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। मॉडर्न साइंस में उसका तरीका अलग बताया गया है, हमारे यहाँ पर जो आहार पाक बताया गया है वो अलग बताया गया है। और सारी जो स्थितियां हैं वो दोषों के ऊपर ही डिपेंड होती है। ये जब पूरा विषय आएगा तब बताएंगे, लेकिन आपकी स्मृति में वो चीज़ रहे कि कितनी महत्वपूर्ण है आहार पाचन। कई बार जो प्रश्न आता है परीक्षा में वह इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि आयुर्वेद एवं आधुनिक मत के अनुसार आहार पाचन प्रक्रिया बताइए एलिमेंट्री के नाम में। तो पहले हमको आयुर्वेद का वर्णन करना पड़ेगा, फिर मॉडर्न का वर्णन करना पड़ेगा। तो आहार पाक, इसी के साथ साथ में इससे मिलता जुलता एक शब्द है अवस्था पाक, स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। स्टेजेस ऑफ डाइजेशन, किस किस स्टेज में डाइजेशन होता है। दूसरा इसके बाद में विपाक, जो मेटाबॉलिज्म होता है आयुर्वेद का, उसकी बात की। उसके बाद में फर्स्ट पेपर में लास्ट में जाकर के एक अग्नि का विषय आता है कि अग्नि किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आहार पाचन में उसका क्या योगदान है। और सबसे अंत में जो आयुर्वेद का पोर्शन है उसमें एक कोष्ठ शब्द आता है, कोष्ठ। इसको दिमाग में बैठा लें कि फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से आयुर्वेद में कोष्ठ अलग शब्द है। और जब आप पेशेंट की एग्जामिनेशन आप करेंगे तो वहाँ पर कोष्ठ एग्जामिनेशन, कोष्ठ परीक्षा एक शब्द आपको लिखा हुआ होगा हिस्ट्री शीट में। तो एनाटॉमिकल जो कोष्ठ है वहाँ पर ये बताया गया है आमाशय है, पक्वाशय है, रुधिराशय है, जो संदूक नुमा रचना होती है उसको कोष्ठ कहते हैं। ये एनाटॉमिकल बात कर रहा हूँ। और हम फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें कि व्यक्ति की कोष्ठ की प्रकृति क्या है, उसकी बोवल हैबिट्स है वो कैसी है, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में हम कहें तो मल त्यागने की प्रकृति है वो कैसी है। कई बार हम व्यवहार में देखते हैं, ये सब इसलिए है कि जब हम दवाई का निर्धारण करेंगे उसमें काम आती है। व्यक्ति से हम पूछते हैं कि आपकी डाइजेशन की स्थिति क्या रहती है, जैसे फिर वो सामने से कहेगा कि साहब मुझे तो दूध पीने से ही लूज मोशन हो जाते हैं, फिर हमको दवा के बारे में सोचना पड़ेगा। व्यक्ति ये कहता है कि साहब मेरा पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो मैं कई दवाइयों का प्रयोग भी कर चुका हूँ, मैं पाउडर की 1 चम्मच लेता हूँ लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फिर हम उसकी नेचर जो बोवेल हैबिट्स है उसको हम जान जाएँगे और उसी के अनुसार फिर हम मेडिसिन का निर्धारण करेंगे। तो ये है कोष्ठ की प्रकृति। तो ये मोटे-मोटे जो विषय हैं, ये हमारे फर्स्ट पेपर के सिलेबस के हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। और क्योंकि पैथोलॉजी समझने से पहले फिजियोलॉजी समझना आवश्यक होता है, इसलिए इन बिंदुओं को समझना बहुत आवश्यक है।
इसलिए आज का जो चैप्टर रखा गया है वो बेसिक कंसेप्ट के बारे में रखा गया है। तो अभी हम बेसिक कंसेप्ट जो हमारे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और सिलेबस का जो बिंदु है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, इसकी बात हम करेंगे, क्योंकि हम 2 शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं। मैं एक-एक शब्द का बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या होता है, और निश्चित रूप से मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको समझाने का। लोक मतलब सृष्टि, संसार जिसमें हम रहते हैं। पुरुष व्यक्ति जिसकी हम चिकित्सा करते हैं। लोक पुरुष का सिद्धांत क्या है? एक शब्द आपने व्यवहार में पढ़ा होगा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो चीज ब्रह्मांड में है, ईश्वर ने हमारे शरीर में वो चीजें विद्यमान की है एक प्रकृति से तालमेल रखने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रकृति के साथ चलिए, प्रकृति से मिलकर के चलिए। लोक पुरुष साम्य, सिमिलरिटी, साम्य मतलब समानता, सिमिलरिटी क्या क्या है इनमें। तो ईश्वर ने, इस सृष्टि ने ऐसे तत्व दिए हैं जो हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं कि हम देखते हैं सृष्टि में, हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य कितना उपयोगी है। और अगर 3 दिन भी सर्दियों में सूर्य नहीं निकलता है तो उसकी उपयोगिता हमको लगती है कि कितना उपयोगी है सूर्य। लेकिन जब वह कुपित होता है, ग्रीष्मकालीन में प्रचंड रूप में आता है, तब हम निवेदन करते हैं कि सूर्य देवता थोड़ा अपना असर कम कीजिए। तो वही स्थिति हमारे शरीर में है। जो शरीर में अग्नि तत्व है, या हमारे शरीर में जो पित्त तत्व है, पित्त दोष है, अभी वापस आएंगे दोष के ऊपर। आपकी जो भ्रांति है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जिस प्रकार से सूर्य की महिमा है सृष्टि में, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंतर्गत पित्त की महिमा है। वो पूरे शरीर को मेंटेन करता है, धारण करता है, और अगर जब विकृत स्वरूप में आता है तो वह दूषित करता है, शरीर में रोग उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं चंद्रमा, चंद्रमा जो एनाबोलिक कार्य है वो करता है, अच्छा लगता है। और वायु हम देखते हैं, तूफान आता है तो वो तो एक प्रकार से उसकी विषम स्थिति हो गई, लेकिन सम स्थिति में प्राणवायु जो हमारा जीवन है, उसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में वात दोष है, जो शरीर में सेंसरी और मोटर जो भी फंक्शंस है वो हमारे शरीर में कराता है। उसी प्रकार से जो मैंने चंद्रमा की बात अभी की आपको, चंद्रमा सोम का प्रतिनिधि है, सोम भी नाम चंद्रमा का है। उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो कफ दोष है वो एनाबोलिक काम करता है, और शरीर में जो भी एक प्रकार से फ्लूइड पार्ट है वो नरिशमेंट का जो कार्य करता है वो हमारे शरीर में कफ करता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की। कुछ बात हमने अभी की, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, वो मनुष्य शरीर में है। हमें इन 4 बिंदुओं की भी बात करने वाले हैं जो बेसिक कंसेप्ट हमारे हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत की, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम की, और त्रिगुण त्रिदोष और पंचमहाभूत आपस में इंटर रिलेशन की, और स्रोतस की बात हम करने वाले हैं। जो हम वापस पहले बिंदु पे हम आ रहे हैं, पुरुषो अयम लोक संमितः। कई बार क्या होता है कि परीक्षा के अंदर पुरुषो अयम लोक संमितः है, हमने विषय तो पढ़ा कि लोक एवं पुरुष की साम्यता बताइए, ये पढ़ लिया हमने, लेकिन हमने ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है उसको हमने नहीं पढ़ा, पुरुषो अयम लोक संमिता। तो कई बार पेपर सेटर होता है, वो एक छोटी सी लाइन वहाँ पे दे देता है कि इसकी विवेचन कीजिए, इसको स्पष्ट कीजिए, तो हम समझ नहीं पाएंगे। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि पुरुषो अयम लोक संमितः, जब ये आ गया तो हम चक्कर में पड़ जाएंगे। है वही प्रश्न,
लोक एवं पुरुष की साम्यता, इसलिए शुरुआत हमको पुरुषो अयम लोक संहिता, जो पुरुष है वह लोक के समान है, सृष्टि के समान है। जो भाव, जो तत्व सृष्टि में विद्यमान है, वो भाव, वह तत्व पुरुष में या व्यक्ति में विद्यमान है। अब यहाँ पे कोटेशन लिखा हुआ है, यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः। यावंतो, जो लोके ही लोके, संसार में मूर्तिमंतो हो, जो हमको दिखाई दे रहा है, सूर्य चंद्रमा वायु, भाव विशेषः, ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो इस श्लोक में है, जो हमको दिखाई दे रहे हैं, तावंते पुरुषः, वह पुरुष में, व्यक्ति में वह भाव विद्यमान है। और तावंते पुरुषे तावंतो लोके, और जो भाव पुरुष में है वह भाव लोक में है, तो आपस में इनका सामंजस्य है। अब यहाँ पर कुछ बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इनसे भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज इस लोक में, इस सृष्टि में है, और कौन से ऐसे तत्व, कौन से ऐसे भाव हैं जो पुरुष में विद्यमान हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जल तत्व है, सृष्टि में हम जल तत्व देखते हैं, ये आप जो लिखा हुआ है ये जल का सिनोनिम है, सिनोनिम वर्ड है। तो लोकगत जो भाव है, सृष्टिगत जो भाव है, वो है जल या आप तत्व है। और पुरुष जो शरीर है, या हमारे शरीर में हम देखते हैं कि जो भी क्लेद है या जो फ्लूइड पार्ट हमारे शरीर में है, आप कल्पना कर सकते हैं, वो टिश्यू फ्लूइड भी हो सकता है, वह एमनियोटिक फ्लूइड भी हो सकता है, वह प्लूरल फ्लूइड भी हो सकता है, वह पेरिकार्डियल फ्लूइड भी हो सकता है, वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी हो सकता है, वो साइनोवियल फ्लूइड भी हो सकता है। तो ये फ्लूइड जो भी है वो जल तत्व है। उसी प्रकार से जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व लोक में, वह हमारे शरीर में, हमारे शरीर की जो शेप है, बोन्स हमारे शरीर में है, हमारी जो शरीर की शेप है वो पृथ्वी महाभूत के कारण है। पंच महाभूत है, उसमें पृथ्वी महाभूत के कारण हमारे शरीर की शेप है। इसके बाद में तीसरा बिंदु है तेज, जो मैंने अभी सूर्य की बात की, जो सृष्टि में उष्णता है वह हमारे शरीर में उष्णता है, हम जानते हैं। हम इसको कैसे महसूस करेंगे? जैसे व्यवहार में हम देखते हैं हमारी बॉडी गर्म रहती है। जो व्यक्ति मृत शरीर हो जाता है, जिसकी डेथ हो जाती है, उसमें यह उष्णता नहीं मिलती है। तो व्यक्ति के जीवित होने का जो प्रमाण है वह उसकी उष्णता है। मनुष्य की में उष्णता विद्यमान है, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति जीवित है, उसके फंक्शन चल रहे हैं। हम हाथ लगा के देखते हैं, ये ठंडा है, गर्म। जो ग्रामीण लोग होते हैं वो नाड़ी की परीक्षा नहीं करना जानते बेचारे, वो केवल दो ही चीजों से परीक्षा करते हैं व्यक्ति की। वो या तो यहाँ के धड़कन पता करेंगे, धड़कन है कि नहीं है, या फिर उसके हाथ पैरों का स्पर्श करेंगे कि उसके हाथ पैरों में उष्णता है या नहीं है। तो मैंने उष्णता की बात की जो हमारे जीवित शरीर में विद्यमान होती है। उसके बाद में वायु, वायु पूरी सृष्टि में विद्यमान है, हम देख रहे हैं, और उससे हम सांस ले रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में वायु अनेकों प्रकार से है, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, और अलग अलग फंक्शन उसके बताए गए हैं। उसके अलावा आकाश हम देख रहे हैं सृष्टि में, और हमारे शरीर में कैविटी बनी हुई है, जगह जगह छिद्र बने हुए हैं, चाहे हमारे नासा छिद्र हो, चाहे हमारे कान के छिद्र हो। तो जो भी छिद्र हैं वो हमारे शरीर में, वो आकाश महाभूत को हमारी बॉडी में रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य की बात हमने की कि जैसे सूर्य का जो कार्य है वही आदान कर्म जो है, अभी हम आदान कर्म के बारे में नीचे कोटेशन लिखा हुआ है, वहां पे वापस आएंगे हम। आदान का मतलब होता है लेना, और विसर्ग का मतलब होता है देना। लेना, लेता क्या है? एब्जॉर्ब करने का जो काम है वो अग्नि का है, वो सूर्य का है, एब्जॉर्ब करती है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जलाशय होते हैं, वो जब सूर्य की किरणें बहुत तेज पड़ती है तो वो सूख जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है अग्नि।
उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अग्नि है वो भी एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ये आदान लेना। उसके बाद में चंद्र की बात हम कर रहे हैं। चंद्रमा जो एनाबोलिक कार्य है, और यहाँ पर उसका नाम दिया गया है विसर्ग कर्म, देना, उपचय कार्य। समस्त प्राणियों में या जो जितनी वनस्पतियां हैं उसमें प्राणों का संचरण करने का काम चंद्र करता है। उसी प्रकार से वायु हम देखते हैं जो सृष्टि में है और हमारे शरीर में विक्षेप कार्य करता है। अभी नीचे हम कोटेशन में आएंगे कि एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम है, वो सर्कुलेशन का काम है, वह वायु का कार्य है। एक सृष्टि का उदाहरण मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि आकाश में जब बादल होते हैं और जब हवा चलती है तो बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तत्र गच्छन्ति मेघवत्। उसी प्रकार से स्थिति हमारे शरीर के अंदर होती है। सर्कुलेशन का कार्य है, सेंसरी मोटर फंक्शंस का जो कार्य है वो विक्षेप कार्य के अंतर्गत इंक्लूड होता है। उसी प्रकार से रुद्र का जो स्वरूप हम देखते हैं, सृष्टि में देखते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो अंश विद्यमान है वो क्रोध जो आता है वो रुद्र का ही एक अंश हमारे शरीर के अंदर विद्यमान होता है। हम सृष्टि में देखते हैं तमोगुण। हम वापस अभी इस तमोगुण के ऊपर आएंगे आगे विषय के ऊपर। और तमोगुण जो सृष्टि में विद्यमान है, क्योंकि जो सृष्टि है वो 3 गुणों से ओतप्रोत है, तीनों गुणों से युक्त है, सत्व रज और तमोमयी, सत्व रज तमोमयी सृष्टि, और उस सृष्टि के ही हम अंश हैं। तो उन गुणों का समावेश हमारे शरीर में निश्चित रूप से है, क्योंकि हम सृष्टि के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जो तम गुण सृष्टि में विद्यमान है, हमारे शरीर में मोह उत्पन्न होता है, किसी विषय में आसक्ति होती है, वो तमोगुण के कारण होती है। उसके बाद में जो ब्रह्म है या ईश्वर स्वरूप हम मानते हैं, किसी को भी शक्ति को मानते हैं, हमारे शरीर में आत्मा है। एक शब्द होता है आत्मा ही परमात्मा है। ज्योति वही अग्नि का स्वरूप है, और हमको जो ज्योति होती है वो ज्ञान कराती है, ज्ञान का प्रतीक होती है। सूर्य है वो एक प्रकार से हमको आगे की प्रेरणा देता है, हमको ज्ञान कराता है। तो ये चीजें हमने देखी कि किस प्रकार से चीजें सृष्टि में है और वो चीजें हमारे शरीर के अंदर हैं। एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको आप, बहुत सामान्य श्लोक है, इसको आप याद कर लेंगे। विसर्गादान विक्षेप सोम सूर्यानिलस्यता धारयन्ति जगद्देहम कफ पित्ता अनिलस्तता। बहुत सामान्य श्लोक है, इसको 4-5 बार आप पुनरावृत्ति करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विसर्ग, आदान और विक्षेप, इन तीनों शब्दों की हम ऊपर बात कर चुके हैं कि 3 शब्द यहाँ पे है, आप नोट भी कर सकते हैं डायरी में। विसर्ग, आदान और विक्षेप। उसकी जो आगे की पंक्ति है सोम सूर्य अनिल, तो जो विसर्ग शब्द है उसका कनेक्शन किससे है? सोम के साथ में। जो आदान, 2 चीज मिली हुई है यहाँ पे संस्कृत में, विसर्गादान, विसर्ग और आदान, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो विसर्ग और आदान, विसर्गादान। तो विसर्ग किससे जुड़ा हुआ है? सोम से जुड़ा हुआ है। और जो आदान किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है सूर्य के साथ जुड़ा हुआ है। और जो तीसरी बात है विक्षेप, वो किससे जुड़ा हुआ है? वह है अनिल से जुड़ा हुआ है, वायु से जुड़ा हुआ है। वायु का जो सिनोनिम है वह अनिल, और अनल अग्नि का, अग्नि का पर्याय है अनल। अनल कहते हैं अग्नि को और अनिल कहते हैं वायु को। तो विसर्ग, आदान और विक्षेप, विसर्ग सोम का, आदान सूर्य का और विक्षेप अनिल का। जिस प्रकार से सृष्टि में सोम जो है, चंद्रमा है, वह विसर्ग कार्य करता है, शरीर में देता है। दूसरा जो सूर्य है वह आदान कार्य करता है, वह लेता है।
क्या लेता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो अतिरिक्त जल भाग होता है, अतिरिक्त जल महाभूत होता है, चाहे वो सृष्टि में हो, उसको अवशोषण करने का काम करता है। और अनिल एक स्थान पे दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य, इसके अलावा प्राणियों का प्राण है। वायु आयु बलम, जो शरीर को धारण करता है वायु, उसी प्रकार से सृष्टि में जो वायु विद्यमान है वह भी हमारे लिए प्राण तत्व है। तो ये ऊपर की पंक्ति में तो सृष्टि की बात हुई कि किस प्रकार से सोम है वह विसर्ग कार्य करता है, सूर्य आदान कार्य करता है, और अनिल या वायु है वह विक्षेप कार्य करती है। उसी प्रकार से जो नीचे की पंक्ति है वह हमारे शरीर के लिए कही गई है। धारयंती जगत देहम, संपूर्ण शरीर का ये सोम सूर्य अनिल पूरी सृष्टि को धारण करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर में कफ, पित्त और अनिल हमारे शरीर को धारण करते हैं। जो कफ है वह विसर्ग कर्म के द्वारा, पित्त है वह आदान कर्म के द्वारा, और जो अनिल या वह वायु है वह विक्षेप कर्म के द्वारा हमारे पूरे शरीर को धारण करने का कार्य करती है। एक बार वापस बोल रहा हूं, जिस प्रकार से सृष्टि में, संसार में सोम विसर्ग कर्म के द्वारा, सूर्य आदान कर्म के द्वारा और वायु या अनिल विक्षेप कर्म के द्वारा इस सृष्टि को धारण करते हैं, चलाते हैं, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो 3 दोष बताए गए हैं, वापस आएंगे दोष के ऊपर, अभी आपकी जो कुछ भ्रांति है उसको दूर करेंगे। कफ हमारे शरीर में विसर्ग कार्य करता है, पित्त हमारे शरीर में आदान कार्य करता है, और वायु है वह विक्षेप कार्य करती है। उस प्रकार से सृष्टि का धारण एवं संचालन सोम सूर्य अनिल करते हैं, और हमारे शरीर का धारण वात पित्त और कफ करते हैं। अगले बिंदु पे हम आ रहे हैं। हम जो हमारा फिजियोलॉजी का विषय है, मुख्य फिजियोलॉजी का विषय है, उस पे हम आ रहे हैं। फिजियोलॉजी से हम पैथोलॉजी की ओर चलेंगे आगे। एक स्वस्थ पुरुष की कल्पना हम कैसे कर सकते हैं? आपने कोटेशन आप लोगों को याद भी होगा, समदोषा समअग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। सबसे पहले जो बात है वह है समदोषः। शरीर में जो वात पित्त और कफ बताए गए हैं उनका प्रमाण शरीर में सम स्थिति में होना चाहिए। न वह वृद्धि को प्राप्त हो और न वह क्षय को प्राप्त हो। उनका प्रमाण है, उनकी प्रॉपर्टी है, वो शरीर में सम बनी रहे, इसलिए वो शरीर को धारण करने का काम करेंगे। हमारे बेसिक जो एलिमेंट्स बॉडी के हैं वात पित्त और कफ, तो समदोषः, न वो अधिक वृद्धि को प्राप्त हो। वृद्धि को प्राप्त होंगे तो उनके जो प्रॉपर्टी है और जो फंक्शन है उसमें वृद्धि होगी, और उनका जो प्रमाण है वो कम होगा तो क्षय की स्थिति प्राप्त होगी, डिक्रीज की स्थिति प्राप्त होगी। उसमें उनकी जो प्रॉपर्टीज और उनका जो फंक्शन है वो कम होंगे। इसलिए सम अवस्था आरोग्य का परिचायक है। एक शब्द मैं आपको यहाँ पे प्रयुक्त करना चाहूंगा कि जो त्रिदोष हैं वह हमारे शरीर में आरोग्य और रोग के कारण हैं। जैसे मैंने आहार के लिए बात की थी आपसे कि नित्यम हितार विहार से भी स्वस्थ व्यक्ति कौन रह सकता है? जो नियमित रूप से हितकर आहार और विहार का सेवन करता है। उसी प्रकार से जो दोष की स्थिति है वहां पर दोषों में दोनों स्थितियां होती है। दोष आरोग्य की स्थिति और रोग की स्थिति दोषों के ऊपर निर्भर करती है। आरोग्य कब रहता है? जब हम हितकर आहार करेंगे और दोषों का प्रमाण है वो हमारे शरीर में सम स्थिति रहेगी। वही हम विपरीत आहार करेंगे, हम विरुद्ध आहार करेंगे। जब ये बता दिया गया कि दूध का और नमक का सेवन नहीं करना है, वह विरुद्ध आहार है, उससे स्किन डिजीज होती है, लेकिन फिर भी हम करेंगे तो हमारे शरीर में वह दोष वृद्धि को प्राप्त होंगे।
और वहां पर उसको नाम दिया है विषम स्थिति। दोष विषम स्थिति को प्राप्त होकर के रोगों की उत्पत्ति करते हैं। और रोगों की उत्पत्ति कैसे करते हैं? दोष जो होते हैं उनकी प्रकृति होती है दूषित करना। दूषित किसको करते हैं? धातुओं को दूषित करते हैं। और धातुओं का एक दूसरा नाम और आएगा, आप नोट कर लें, फिर भूल जाएंगे उसको। दूष्य। दोष और दूष्य। आप सोचेंगे दोष क्या है, दूष्य क्या है? दोष वो हैं जिनमें दूषित करने की एक स्वतंत्र अस्तित्व उनमें होता है। जैसे शरीर को बनाए रखने का, मेंटेन रखने का काम दोष करते हैं, तो किसी कारण से अहितकर आहार विहार के सेवन से, अहितकर विहार के सेवन से विकृत करने का काम भी दोष करते हैं। और वो विकृत किसको करेंगे? दूष्य को करेंगे, धातुओं को करेंगे। और वो धातुएं कहाँ होती है? वो हमारे शरीर में होती है, वो हमारे सिस्टम में होती है, हमारे स्रोतस में होती है। और विकृति कहाँ उत्पन्न होती है? विकृति उत्पन्न होती है स्रोतस में उत्पन्न होती है। अभी हम स्रोतस के ऊपर आएंगे। विकृति कहाँ होती है? स्रोतस में होती है। अगर मॉडर्न साइंस से हम कहें, विकृति कहाँ होती है? सिस्टम में होती है। जैसे हमने कह दिया कि जो कोरोना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। आयुर्वेद में हमने उसको कहा कि प्राणवायु स्रोतस पे अटैक करता है। तो स्रोतस की दुष्टि हो जाना, स्रोतो दुष्टि हो जाना। तो मैंने बात की कि प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था। दोषों की प्राकृत अवस्था, प्राकृत अवस्था में शरीर को दोष धारण करने का काम करते हैं। लेकिन जब वह विषम होते हैं या विकृत होते हैं, चाहे वो वृद्धि को प्राप्त हो, चाहे वो क्षय को प्राप्त हो, चाहे उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो, चाहे वो डिक्रीज हो, वह रोग के कारण होते हैं, उनसे रोग उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग आपको किया कि दोष आरोग्य के कारण भी हैं, हमारे शरीर को धारण करते हैं, लेकिन दोष ही हमारे शरीर को विकृत भी करते हैं। इसलिए जो आपने परिभाषा पढ़ी है, दूषयन्ति इति दोषाः, दूषित करने की जिनमें सामर्थ्यता होती है, धातुओं को, दूष्यों को जो दूषित करते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि समाग्निश्चय, समदोषः समाग्निश्चय, हमारे शरीर की जो अग्नि है वह सम बनी रहे। अग्नि 13 प्रकार की बताई गई है। 7 धातु अग्नि, 5 भौतिक अग्नि और 1 जठराग्नि। वो भी हमारे शरीर का सम स्थिति में रहे। जैसे व्यवहार की अगर हम बात करें तो हमको जैसे भूख नहीं लगती है, तो अग्नि का मंद हो जाना, तो ऐसे औषधियों का प्रयोग करना जो एपेटाइजर हो, अग्नि को बढ़ाने वाली औषधियां हो। तो अग्नि का प्रमाण है वह भी सम होना चाहिए। उसके बाद में समदोषा समाग्नि से सम धातु, जो धातुओं का प्रमाण है वह भी सम हो। रस का प्रमाण, रक्त का प्रमाण, जैसे शरीर में जो फ्लूइड पार्ट हैं, रस की बात मैं करूं, रक्त की बात मैं करूं, जैसे रक्त क्षय हो गया, एनीमिया हो गया, तो ये सब स्थितियां विपरीत स्थितियां हैं और इनके अलग अलग कर्म बताए गए हैं। अभी आगे थोड़ा सा आएंगे इसमें, क्योंकि समय की मर्यादा है। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हुए हैं, तो हमें बात हर चीज क्लियर करेंगे आपको, आप इसके बारे में चिंता ना करें। उसके बाद में बात आती है सम धातु, बात हो गई कि धातुओं का प्रमाण है वह सम रहे। उसके बाद में सम मलक क्रिया, जो मलों की जो क्रियाएं हैं वह भी सुचारू रूप से शरीर में चलनी चाहिए। मल वह चीज है जिनका निष्कासन हमारे शरीर से होता रहता है, जिसको एक्सक्रिएटरी सिस्टम हमने नाम दिया है, निष्कासन होता रहता है। लेकिन जब वह किसी कारण से शरीर में जब वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वह रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे जॉन्डिस की अगर हम बात करें, तो जैसे बाइल पिगमेंट्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, ब्लड में बढ़ जाते हैं, उनका लेवल बढ़ जाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको दिया है समझने के लिए। अब मल शरीर के लिए उपयोगी भी है, अभी उसकी बात करेंगे। अभी हम यही बात कर रहे हैं
कि जो मलों का प्रमाण है वह सम होना चाहिए, अधिक भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। वापस आएंगे अभी। सम दोषः समाग्निश्च सम धातु मल क्रिय। दोषों का प्रमाण, शरीर की अग्नि, धातुओं का प्रमाण और मलों के जो निष्कासन की क्रिया है वह सामान्य रूप से होनी चाहिए। यह है शारीरिक स्वास्थ्य की बात हुई। इसके बाद में जो नीचे की पंक्ति है, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति विधीयते। हमारे आत्मा, इंद्रियां उनके विषय है। अगर ये ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य की कल्पना में उसको कहा जाएगा। क्योंकि आजकल जो रोग हैं, एक साइकोसोमेटिक शब्द का प्रयोग किया गया है। जो मानसिक रोग होता है वो आगे चल करके शारीरिक रोग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा समझने के लिए, कि जैसे स्ट्रेस, नियमित रूप से तनाव रहता है, तो डायबिटीज है, अपने आप में स्ट्रेस नियमित रूप से रहता है तो धीरे धीरे डायबिटीज उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे और भी कारण है, समझने के लिए मैंने आपको दिया है। और जैसे शारीरिक रोग है, अगर वो लंबे समय तक चलने वाला शरीर में हो गया तो धीरे धीरे व्यक्ति उससे मानसिक रोगी भी हो जाता है। तो इनका भी आपस में सामंजस्य होता है, शरीर का मन के साथ और मन का शरीर के साथ में सामंजस्य होता है। जो जीवन का जो लक्षण बताया गया है, आयु का लक्षण जो बताया गया है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम, इन जो चारों का जो सामंजस्य होता है वह चलता रहता है, उसको हम आयु कहते हैं। और नीचे की जो पंक्ति है, नित्यग और अनुबंध, ये उसके सिनोनिम कहे गए हैं आयु के। कई बार 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आयु के पर्याय क्या है, सिनोनिम क्या है। नित्यग और अनुबंध आयु के पर्याय सिनोनिम कहे गए हैं। तो शरीर, इंद्रिय, आत्मा, शरीर, मन, आत्मा, इंद्रिय, इनका जो सामंजस्य है उसको लाइफ कहते हैं। और आयुर्वेद जो है वह एक जीवन पद्धति है जो हमको सिखाता है। और हम वापस बात आ रहे हैं उस विषय पे, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये जो हमारा शरीर है, दोष धातु और मल मूलम ही शरीरम। जब एक मूल शब्द प्रयोग कर दिया गया है, जैसे एक वृक्ष का अस्तित्व एक मूल के ऊपर निर्भर करता है, अगर मूल नहीं है तो वह वृक्ष है वो गिर जाएगा। उसी प्रकार से जो शरीर का जो अस्तित्व है वो दोषों के ऊपर, धातुओं के ऊपर, मलों के ऊपर निर्भर करता है। दोष की बात हमने की। जब इनके फंक्शंस की बात करेंगे कि प्राणवायु क्या करता है, उदान क्या करता है, पाचक पित्त क्या करता है, रंजक पित्त क्या करता है, क्लेदक क्या करता है, तब हम एक समग्र रूप से हम सोच पाएंगे कि इतना सब कुछ होते हुए दोष हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। उसके बाद में धातु की बात करें कि प्रीणम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादास्य कर्माणि धातु नाम क्रमशो विदु। प्रीणन पोषण करना, शरीर का पोषण करना रस धातु का कार्य है। रक्त का कार्य जीवन, रक्तम जीव इति स्थिति, शरीर की जो स्थिति है वह रक्त के कारण है। लेपन जो कवरिंग करने का कार्य करता है, कोटिंग करने का जो कार्य करता है, या बोन को जो कवर करने का कार्य करता है वह मांस धातु करता है। उसके बाद में रस रक्त मांस मेद जो शरीर में स्नेह उत्पन्न करता है, जो स्नेह भाग है वो मेद है, या लिपिड जो पार्ट है वो मेद है। अस्थि, अस्थि धातु जो शरीर को धारण करता है, पूरी शेप बनाता है। मज्जा जो बोन मेरो है, जो बोन का जो मेडुलरी कैविटी है, जो स्पॉन्ज भाग है, उसको फिलफुल करने का जो कार्य करता है वो बोन मेरो कार्य करता है, जहाँ से आरबीसी की उत्पत्ति होती है, इसके वह धातु है। और अंत में शुक्र जो गर्भ उत्पादन की प्रक्रिया करता है। तो सातों धातुएं उनका कार्य। अंत में बात आती है इसमें मल की बात आती है। तो आप कहेंगे कि सर अभी तो आप ये कह रहे थे कि मल है वो शरीर के बाहर उनका निष्कासन होना चाहिए, फिर वो शरीर के लिए मूल कैसे हुए? इसको हम यूं समझेंगे कि 3 प्रकार के मल बताए, मूत्र, पुरीश और स्वेद। यह भी शरीर को धारण करते हैं। ये शरीर को धारण कैसे करते हैं? जैसे हम यूं समझें कि कोई व्यक्ति है, अगर उसमें हमने 3 मलों की बात की, मूत्र, पुरीश और स्वेद। अगर बहुत सारा यूरिन पास आउट हो जाए
बहुत सारा उसको स्वेटिंग हो जाए या बहुत सारे शरीर का मल का निष्कासन हो जाए तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न होगी। जो इलेक्ट्रोलाइट हमारी पूरी बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि अगर किसी के लूज मोशन हो गया तो सबसे पहले हम उसको रोकने की प्रक्रिया करते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस नहीं हो शरीर में। और जो मल है उसको बल भी कहा गया है कि मल है वो शरीर का बल है। तो बहुत सारे रोगी जैसे ट्यूबरकुलोसिस का रोगी है उसमें विशेष रूप से कहा गया है कि उसमें मल की रक्षा करनी चाहिए। तो मूत्र, पुरीस और श्वेत ये भी शरीर के मूल तत्व हैं, लेकिन इनका प्रमाण शरीर में अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक समय तक रुकने नहीं चाहिए, इनका निष्कासन होते रहना चाहिए, वह भी आवश्यक है। लेकिन इनकी जो वृद्धि है वह भी रोगों की उत्पत्ति करती है और इनका प्रमाण क्षय हो जाता है तो वो भी रोगों की उत्पत्ति करता है। इसलिए ये भी एक प्रकार से शरीर को धारण करने का कार्य करते हैं। यहाँ धातुओं की बात हुई, शरीर धारणा धातु है, धातु करते हैं। ये श्लोक मैंने आपको बताया, त्रिणम जीवनम लेप, ये आपके अष्टांग का ही श्लोक है। अब बात आ रही है जो त्रिगुण, त्रिदोष और पंचमहाभूत का आपस में संबंध है। हम इसकी शुरुआत हम करेंगे त्रिगुण से करेंगे। जो मैंने शुरू में बात की थी कि हम इस सृष्टि के अंश हैं, सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं, तो पूरी सृष्टि है वो तीनों गुणों से ओतप्रोत है, हम उसकी संतान हैं। इसलिए पंचमहाभूत और त्रिदोष इनमें भी तीनों गुणों का समावेश है। इनकी उत्पत्ति भी उन सत्वरज तम से होती है। उनका अंश किसी न किसी रूप में सत्वरज तम का अंश पंचमहाभूतों में भी होता है और दोषों में भी होता है। आपने देखा होगा कि आकाश महाभूत है, उसमें सत्व बहुलम आकाशम, सत्व की अधिकता बताई गई है। और जो वायु महाभूत है, पंच महाभूत, उसमें रजो गुणमयो वायु, रजगुण की अधिकता बताई गई है। और जो सत्व गुण है, सत्वम प्रकाशकम, जो सत्व गुण है वो क्या करता है? शरीर में प्रकाशक का कार्य करता है। और जो रजगुण है, रजश्चापि प्रवर्तकम, प्रवृत्ति कराता है किसी विषय के लिए। और जो तम गुण है वो नियामकम प्रोक्तम, तमो नियामकम प्रोक्तम, नियमन कराता है, आपस में बांधने का कार्य करता है। जो मोह का कार्य है वो तम गुण का कार्य है। लेकिन ये तीनों गुण शरीर के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि सत्व रजो बहुलो अग्नि, जो अग्नि महाभूत है उसमें सत्व और रज की अधिकता है। और सत्व तमो बहुला आप है, जो जल महाभूत है उसमें सत्व और तम की अधिकता होती है। और जो पृथ्वी महाभूत है उसमें तम की अधिकता होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति सृष्टि से हुई है वो गुणों से ओतप्रोत है। उसमें तीनों गुणों की प्रधानता किसी न किसी रूप में बताई है। तो पंच महाभूतों का और जो तीनों गुण हैं इनका इंटर रिलेशन हमने देखा। इसके बाद में हम इंटर रिलेशन देख रहे हैं कि जो गुण हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, दोषों में उनका क्या इफेक्ट होता है। कि हम देख रहे हैं कि वात दोष है, रजो गुणमयो वायु, वात दोष शरीर में, जो वात दोष है उसमें रजोगुण की अधिकता होती है। उससे हमारे शरीर में गति होती है। शरीर में जितनी भी गति है उसमें रजगुण का इफेक्ट है, रजगुण के कारण शरीर में गति होती है। तो रजो गुणमयो वायु। और दूसरा जो पित्त है उसमें सत्व गुणोत्तरम पित्तम, सत्व गुण की अधिकता प्रबलता पित्त गुण में होती है। उसमें जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है वह अधिक वृद्धि को प्राप्त होती है, सत्व गुणोत्तरम पित्तम। और तमो गुणाधिक है कफ है। और जो कफ महाभूत है उसमें तम गुण की अधिकता होती है, उसी के अनुसार उसमें उसके फंक्शंस होते हैं। और ये बात हमने की कि गुण की और दोषों की क्या इंटर रिलेशन है। इसके अलावा जो पंच महाभूत है उनका और दोषों का भी आपस में इंटर रिलेशन है। वो कैसे है? वात जो है उसमें वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। वायव्य आकाश धातुभ्याम वायु, वायु
वात में वायु और आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। उसी प्रकार से जो पित्त है उसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है, और जो कफ महाभूत है उसमें जल और पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है। इनका ये आपस में इंटर रिलेशन हुआ। और हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं हम स्रोतस की बात कर रहे हैं। तो विकृति कहाँ होती है? स्रोतस में, सिस्टम में जाकर के होती है। स्रोतस किसे कहते हैं? श्रवणात स्रोतांसी, जो हमारे शरीर में जो चैनल्स बने हुए हैं, जो ट्रैक हैं। और एनाटॉमिकल दृष्टिकोण से शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, आशय, आमाशय, रक्ताशय, ये जो सब चीजें हैं, जो चैनल्स हैं, ट्रैक हैं, धमनी है, नाड़ी है, सिरा है, ये चैनल्स हैं, ट्रैक हैं, इनको सबको नाम स्रोतस नाम दिया गया है। और कहा गया है स्रोतो अयम पुरुषः, स्रोतोमेव पुरुषः, श्रवणात् स्रोतांसी। जहां से सिक्रेशन होता है, जहां से सर्कुलेशन होता है, जहां से वहन होता है, वो स्रोतस कहलाते हैं। जिनसे श्रवण की क्रिया होती है, सिक्रेशन की क्रिया होती है, वह स्रोतस कहलाते हैं। स्रोतांसी खलु परिणाम आपद्यमानानाम धातूनाम, धातुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अभिवहन करने का जो कार्य है, वह कार्य स्रोतस का होता है। परिणाम प्राप्त धातुओं को अन्यत्र ले जाने का जो कार्य है, वह स्रोतस का होता है। और ये स्रोतस की परिभाषा जो संहिता ग्रंथों में दी गई है, वो पूरी बताई गई है। अभी जो शब्द मैंने प्रयोग किया था, स्रोतसामेव समुदायम पुरुषम इच्छन्ति, पुरुषों को स्रोतों का समुदाय कहा गया है। अगर मॉडर्न दृष्टिकोण से इसको देखें कि जो हमारा तंत्र है, शरीर रूपी तंत्र है, वो अनेकों सिस्टम से मिलकर के बना होता है, उसको हमने यहाँ पर स्रोतस नाम दिया गया है। और अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो 2 प्रकार के स्रोतस का उल्लेख हमारे मिलता है। बहिर्मुख स्रोतस, तो ये 9 प्रकार के बताए गए हैं। नासिका, 2 नेत्र, 2 कर्ण, मुख। और स्त्रियों में 3 प्रकार के स्रोतस अलग बताए हैं। इसलिए 12 स्रोतस बहिर्मुख जो स्रोतस बताए गए हैं, जो दृश्यमान हैं, वो बहिर्मुख स्रोतस बताए गए हैं। और अंतर्मुख जो स्रोतस हैं, वह प्राण, अन्न, उदक, प्राणवय, अन्नवय, उदकवय, रसवय, रक्तवय, मांसवय, मेदोवय, अस्थिवय, मज्जावय, शुक्रवय, पुरीशवय, मूत्रवय, स्वेदवय, इस प्रकार के 13 स्रोतस बताए गए हैं। तो जो एबनॉर्मलिटीज होती है वो हमारे स्रोतस में होती है, वो हमारे सिस्टम में होती है। तो हमने शुरुआत फिजियोलॉजी से की थी, जो बेसिक कंसेप्ट हमारे हैं उनसे हमने शुरुआत की थी। हमने पूरा एक सिलेबस के बारे में हमने पूरी बात की कि कैसे हमको स्टडी प्लान करना चाहिए, कैसे हमको श्लोक के बारे में हमको विवेचना करनी चाहिए। तो समय का अभाव है, मैंने निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छा देने का प्रयास किया होगा। निश्चित रूप से आप लोग जुड़े रहे होंगे। समय की मर्यादा है, 1 घंटे का मेरा समय पूरा होता है। एक बार आप सभी लोगों को, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।